तो आज की क्लास लास्ट क्लास में हम यहाँ पे थे कि हम मतलब बेसिकली इस तरह के हमने एक छोटा-सा फॉर्म बनाया था और टू डू में हमने ये कहा था जी कि आप जो भी टू डू एंटर करेंगे तो वो टू डू हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा या शो होगा या डिस्प्ले होगा, जो भी आप इसे कह लें। तो दैट्स ओके। हम जितना भी काम कर रहे हैं ना, वो सारा का सारा काम हमारी एप्लीकेशन की लोकल स्टेट में सेव हो रहा है। कहाँ सेव हो रहा है? हमारी एप्लीकेशन की लोकल स्टेट में। लोकल स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब तो ऑब्वियसली डेटा होता है, तो लोकल स्टेट का मतलब तमाम का तमाम डेटा सिर्फ विद इन द लोकल कंपोनेंट एक्सेसिबल है। यानी अगर टू डूज की वैल्यू है या टाइटल है या कुछ भी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ एक्सेसिबल होगा? विद इन द ऐप कंपोनेंट। इससे बाहर कहीं भी एक्सेसिबल नहीं होगा। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इस कंपोनेंट को दो हिस्सों में स्प्लिट कर दूं। नॉर्मली याद रखिएगा कि दिस कंपोनेंट शुड नॉट बी बिगर और लॉन्गर। कंपोनेंट को बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। कंपोनेंट का मतलब ही है कि आप अपनी पूरी ऐप को क्या कर लें, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में बांट दें। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अभी तो एक ही कंपोनेंट में, इसी कंपोनेंट में फॉर्म आ रहा है और इसी कंपोनेंट में आप जो भी ये देंगे, बटन नहीं, ये फॉर्म, ये पूरा फॉर्म है ना, यानी ये एक कंपोनेंट है। फिलहाल तो ये सारा का सारा एक ही कंपोनेंट में हो रहा है काम, कि जो फॉर्म है वो भी एक कंपोनेंट में और जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है वो भी एक ही कंपोनेंट में। मैं ये चाहता हूं कि मैं इस एप्लीकेशन को दो हिस्सों में या दो कंपोनेंट्स में बांट दूं, कि जो मेरा फॉर्म है इस सारे के सारे का एक अलग कंपोनेंट बना दूं और जो भी डेटा डिस्प्ले हो रहा है यानी लिस्ट ऑफ टू डूज, उसको क्या कर दूं, एक अलग कंपोनेंट में बना दूं। तो जब मैं अलग कंपोनेंट में बनाऊंगा तो फिर मसला ये आएगा कि जब भी मैं टू डू यहाँ पे क्रिएट करूंगा तो वो एक अलग कंपोनेंट में अपना डेटा कैसे भेजेगा या एक दूसरे कंपोनेंट में अपना डेटा कैसे भेजेगा। इन अदर वर्ड्स, दो कंपोनेंट्स आपस में डेटा कैसे शेयर करेंगे। ये कहानी समझ आ गई है? तो इस कहानी को यानी डेटा शेयरिंग को पहले मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूं, फिर आपको दोबारा इसी कंपोनेंट के पास आके क्लियर करूंगा कि हाउ कैन वी एक्चुअली अचीव दैट। सो लेट मी गो बैक टू माय ओन एप्लीकेशन। आज का टॉपिक क्या है हमारा? डेटा शेयरिंग अक्रॉस द कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये मेरी एप्लीकेशन है और मैं ये सपोज करता हूं कि मेरी इस एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं है। स्टार्ट में एवरीथिंग इज कमेंटेड आउट और यहाँ पे एक H1 है और ये है जी टेस्ट। अगर मैं यहाँ पे जाऊं, ठीक, अब मैं इस फंक्शनल कंपोनेंट में एक स्टेट डिक्लेयर करता हूं, num set num यूज स्टेट, कोई भी इनिशियल वैल्यू दे देता हूं विच इज 0। और आपको पता है कि मैं यहाँ पे अगर इस वैल्यू को डिस्प्ले कराना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? num। दैट्स इट, वेरी सिंपल। मेरे पास यहाँ पे दो डिफरेंट कंपोनेंट्स बने हुए हैं, एक टेस्ट वन और एक टेस्ट। तो आपको पता है कि अगर मैं वो कंपोनेंट यहाँ रेंडर करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा? टेस्ट, नॉट टेक्स्ट इनफैक्ट, टेस्ट। तो ये ऊपर टेस्ट का कंपोनेंट है, तो ये मुझे क्या दे देगा यहाँ पे? ये भी कर सकता हूँ। ठीक होगी बात? तो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा कि वो जो टेस्ट कंपोनेंट में जो कुछ पड़ा हुआ था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह मेरे पास एक और कंपोनेंट है जिसका नाम क्या है? टेस्ट वन। तो टेस्ट वन में ये आ गया टेस्ट वन कंपोनेंट। अब ये जो 0 है इसको मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज 500 या कुछ भी। तो ये जो 520 डेटा है ये किस कंपोनेंट में है? ऐप में। एक बात और भी याद रखिएगा आप, कि हमारी रिकॉर्डिंग है ना ऑन? हाँ, एक बात और भी याद रखिएगा कि जिस कंपोनेंट में आप बाकी कंपोनेंट्स को रेंडर करते हो, यानी इस वक्त ऐप के कंपोनेंट के अंदर दूसरे दो टेस्ट वन और टेस्ट कंपोनेंट को रेंडर कर रहे हैं आप, तो पेरेंट कंपोनेंट कौन सा हुआ? ऐप।
और चाइल्ड कंपोनेंट कौन से हुए, टेस्ट और टेस्ट वन। समझ आई बात? तो यहाँ पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्ट में डेटा फ्लो जो है वो वन डायरेक्शन है, यूनि डायरेक्शनल है। रिएक्ट में बाय डिफॉल्ट डेटा फ्लो जो है वो क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है कि डेटा ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। डेटा ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, डेटा शेयरिंग बिटवीन द कंपोनेंट्स। दूसरा बात मैंने क्या की कि डेटा हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है, पेरेंट से चाइल्ड। तो जब मुझे डेटा शेयर करना होगा तो क्या पॉसिबिलिटी है इन दो बातों को सामने रख के कि मैं ऐप कंपोनेंट का डेटा टेस्ट में या टेस्ट वन में पास कर सकता हूं, टेस्ट या टेस्ट वन का डेटा वापस पीछे नहीं ला सकता। यानी कोई ऐसा डायरेक्ट तरीका नहीं है, हम उसके लिए एक ट्वीक करते हैं, एक ट्रिक खेलते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन रिएक्ट में बाय डिफॉल्ट डेटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन एंड इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। अगर वापस आना होगा तो फिर हम एक कोई और काम का या कोई और तरीका डिड्यूस करेंगे। ये बात समझ आ गई है? अब डेटा पास करते कैसे हैं, तो ये याद रखिएगा कि ये जो HTML के जो टैग्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने लिखा एंकर टैग, तो ये HTML का टैग है ना। तो इस टैग के अंदर ये तो है टैग नेम, ये है क्लोजिंग टैग नेम, ये क्या है, रेफ का है, ये क्या है, मतलब इसको कहते क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये करेगा ये एच रेफ इक्वल्स टू कोई भी एड्रेस या एम्प्टी, ये क्या बला है, इसको क्या कहते हैं HTML में आप, एट्रीब्यूट नहीं कहते, एट्रीब्यूट नहीं कहते, नहीं कहते, कहते होंगे, आपको नहीं पता एट्रीब्यूट कहते हैं। HTML के टैग में कोई भी चीज ओपनिंग टैग के अंदर लिखी हो, दैट इज कॉल्ड एज एन एट्रीब्यूट ऑफ द टैग, क्या कहते हैं उसे। और जावास्क्रिप्ट या डॉम की जुबान में उसी एट्रीब्यूट को कहते हैं प्रॉपर्टी, क्योंकि डॉम सारे एलिमेंट्स को ऑब्जेक्ट बना देता है, तो ऑब्जेक्ट में फिर एट्रीब्यूट नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है, प्रॉपर्टी। तो चूंकि आपको पता है कि मैं रिएक्ट के अंदर हूं, JSX के अंदर हूं, तो मैं इसे एट्रीब्यूट नहीं कहूंगा बल्कि इसे क्या कहूंगा, प्रॉपर्टी। क्या कहूंगा। अच्छा, आपको ये पता है कि बहुत सारे टैग्स हैं जिनमें एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। इमेज में कितनी प्रॉपर्टीज हैं, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये क्या मैंने डिफाइन की हैं। यानी HTML में जिस तरह टैग्स बिल्ट इन होते हैं, वैसे प्रॉपर्टीज भी क्या है, बिल्ट इन होती हैं। वैसे प्रॉपर्टीज भी क्या है, जावास्क्रिप्ट में आप कस्टम एट्रीब्यूट्स को ऐड कर सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन वो एक अलग कॉन्सेप्ट या टॉपिक है, फिलहाल आप उसको रहने दें, अगर आप में से किसी को पता है, और अगर नहीं पता दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो HTML में जो टैग की प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी कस्टम नहीं होती, वो भी क्या होती हैं, बिल्ट इन होती हैं। तो HTML में अपना टैग बना सकते हैं, इसी तरह किसी टैग की प्रॉपर्टी खुद से क्रिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो XML में कस्टम टैग बना सकते हैं, तो जब कस्टम टैग बना सकते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज बनाने में क्या तकलीफ होगी हमें। समझ आई बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम XML के अंदर टैग्स तो बना ही सकते हैं, उन टैग्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी खुद से यूजर डिफाइंड बना सकते हैं। और यहां XML में प्रॉपर्टीज को शॉर्ट करके क्या नाम दे दिए गए, प्रॉप्स। क्या नाम दे दिए गए। तो आज के बाद XML टैग में हम जो भी ओपनिंग टैग के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉप बोलेंगे। और प्रॉप्स बेसिकली प्रॉपर्टी का शॉर्ट नाम है, ये समझ लें। तो बिल्कुल जिस तरह टैग में प्रॉपर्टीज देते हैं ना, वैसे ही XML में आए, मैं यहाँ पे वैसे खाम खा लिख दूं ABC इक्वल्स टू हाई। तो टैग्स में प्रॉपर्टीज ऐसे ही लिखते हैं ना, प्रॉपर्टी का नेम इक्वल्स टू और प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो ये प्रॉप्स है बेसिकली। ये क्या है, XML में प्रॉप्स देते क्यों हैं, व्हेन वी वांट टू शेयर द डेटा टू अदर कंपोनेंट्स। तो वो डेटा जो शेयर करना होता है वो हम पास करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज। वो हम कैसे पास करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं क्या डेटा शेयर करना चाहता हूं, नम। या पहले ये देख लें कि मैं सिर्फ हाई शेयर करना चाहता हूं, किसके साथ, टेस्ट के साथ। तो मैंने सिंपली क्या लिखा, टेस्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी दे दी, उसके प्रॉपर्टी का नेम क्या रख दिया, ABC। प्रॉपर्टी का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे टैग का नाम कुछ भी हो सकता है ना, फंक्शनल कंपोनेंट ही होता है ना टैग। तो आपने टेस्ट लिख दिया, टेस्ट वन लिख दिया।
तो इसी तरह इसकी प्रॉपर्टी का नाम भी कुछ भी हो सकता है, तो आपने प्रॉपर्टी का नाम क्या लिख दिया? ए बी सी। अब जब आपने किसी भी फंक्शनल कंपोनेंट को कॉल करते वक्त या रेंडर करते वक्त कोई प्रॉप्स लिखा, तो ये प्रॉप यहां पे आप इस टेस्ट में आके रिसीव भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिसीव भी कर सकते हैं। यानी यूं समझे कि जैसे फंक्शन कॉल करते वक्त आप पैरामीटर पास करते हैं ना, तो जिस फंक्शन में आप पैरामीटर पास करते हैं, जहां वो फंक्शन डिफाइन होता है, वहां जाके वो बतौर आर्गुमेंट रिसीव भी तो करते हैं ना। तो ये यूं ही समझें कि यहां से प्रॉप्स पास करने का मतलब ये है कि आप क्या पास कर रहे हैं? पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। क्या पास कर रहे हैं? और वो पैरामीटर यहाँ के आपको रिसीव करने होंगे। जब आप रिसीव करेंगे तो आप कोई भी वेरिएबल नेम लिख सकते हैं। तो नॉर्मली एक कन्वेंशन है कि हम उसे क्या लिखते हैं? प्रॉप्स लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी प्रॉपर्टीज आप यहां से पास करेंगे, वो सारी की सारी कहां रिसीव होंगी? इस एक वेरिएबल में रिसीव होंगी। कहां रिसीव होंगी? इसी एक वेरिएबल में रिसीव होंगी। तो जाहिर है, अब अगर एक प्रॉपर्टी है तो एक वेरिएबल में रिसीव होना बनता है, लेकिन अगर तीन प्रॉपर्टीज हैं तो वो इस वेरिएबल में कैसे रिसीव होंगी? एक वेरिएबल एक वक्त में एक ही वैल्यू होल्ड कर सकता है ना, अनलेस कि वो ऑब्जेक्ट या अरे नहीं है। तो ऑब्जेक्ट या अरे जो है वो क्या कर सकते हैं? मल्टीपल वैल्यूज अपने अंदर रख सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट याद रखने वाला ये है कि जब भी आप किसी फंक्शनल कंपोनेंट में प्रॉप्स पास करते हैं, तो वो प्रॉप्स आके ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिसीव होते हैं। यानी रिएक्ट खुद उनको किस में बदल देता है? जरा इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखें। मैं यहां आके लॉग करता हूं और मैं कह देता हूं जी कि प्रॉप्स। अब मैं यहां पे आता हूं और इसको इंस्पेक्ट करता हूं। ये क्या मिला मुझे? दो क्यों मिले? उसको छोड़ दें, एक मिलना चाहिए था। लेकिन क्या मिला? ऑब्जेक्ट मिला। क्यों? मैंने तो ऑब्जेक्ट पास नहीं किया। तो ये याद रखिएगा कि जब भी आप प्रॉप पास करें ना, तो प्रॉप हमेशा रिसीव किस शक्ल में होता है? ये रिएक्ट खुद ब खुद उसको ऑब्जेक्ट बना देता है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे तो क्या लिखा? एबीसी और हाई। यानी जो जो प्रॉपर्टीज आप यहां से पास करेंगे, ये प्रॉपर्टीज आगे जाके किस फॉर्म में रिसीव होंगी आपको? तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज में क्या होता है? प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी वैल्यू, ऐसे ही है। अब जरा एक और चीज पास कर लें यहां पे, मिसाल के तौर पे आप कर दें जी कि नेम इक्वल्स टू अली। यहां आगे कितनी चीजें रिसीव हुई हैं? एबीसी और नेम। देख रहे हैं मैंने क्या पास किया? एबीसी और यहां तीसरी चीज पास कर लें, n इक्वल्स टू 90। तो मुझे क्या चीज, कितनी चीजें रिसीव हुई हैं? समझ आ रही है बात? ही नहीं आ रही? तो इसका मतलब ये है कि मैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा शेयर कर सकता हूं, और उसका तरीकाकार क्या है? यूजिंग प्रॉप्स। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो रिएक्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके बगैर चारा। समझ आ गया प्रॉप्स क्या होता है? और कोई मसला यहां तक? तो अब सवाल यह है कि ये प्रॉप्स क्या है? यहां पे प्रॉप्स क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं यार, वो शक्ल नजर नहीं आ रही ब्राउजर में आपको? ये प्रॉप्स को इट कंसोल लॉक किया है ना, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है? तो परेशान क्यों है? तो अगर मैं इस प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट की जगह ये लिख दूं, लिख सकता हूं? वेरी नाइस, प्रॉप्स डॉट एबीसी लिख दूंगा, तो ये नहीं लिख सकता? अच्छा, मुझे एक बात बताएं। हमने ES6 में ये नहीं पढ़ा कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट हो, मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूँ ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और मैं इसको ये नहीं कर सकता? ये नहीं कर सकता? और इसको क्या कहते हैं?
ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग नहीं है ये। ऑब्जेक्ट को तोड़ रहा हूं और उसके अंदर से एक चीज निकाल रहा हूं, एक प्रॉपर्टी निकाल रहा हूं, कौन सी? नहीं पढ़ा था आपने? चुप क्यों हो गए फिर? ऐसे ही है ना। अगर मैं ये करना चाहूं तो नहीं कर सकता, और अगर मैं ये करना चाहूं तो नहीं कर सकता। कर सकते हैं ना। अभी अभी क्या रिसीव होगा क्या रिसीव नहीं होगा ये बात की बात है, ये कर सकता हूं ना मैं। अच्छा, अब अगर मैं ये कर दूं तो ये आपके सवाल का जवाब है, ये कर सकता हूं ना। इस केस में क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट में से सिर्फ एक चीज निकाल के देगा क्या? अगर मैं ये कर दूं तो इसी ऑब्जेक्ट में से कितनी चीजें निकाल के देगा? अगर मैं ये कर दूं तो फिर क्या देगा? है ही नहीं, वेरी नाइस, तो है ही नहीं तो क्या होगा? जावास्क्रिप्ट में ऐसा वेरिएबल जो एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्या आंसर देता है? अनडिफाइंड भाई। क्या देगा? कि भाई इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी नेम है वो एबीसी है तो ठीक है, एबीसी की वैल्यू उठाओ, हाई इसमें डाल दो। नेम की प्रॉपर्टी है, ठीक है, अली उठाओ इसमें डाल दो। पीक्यूआर तो भाई इसमें है ही नहीं तो इसमें क्या डाल दो? अनडिफाइंड। क्या हो गया आपको? 3 छुट्टियों का ज्यादा असर तो नहीं हो गया? ये सारी पुरानी चीजें हैं। तो बेटा ये जब आप ये कर सकते हैं तो मुझे ये बताएं कि ये क्यों नहीं कर सकते आप? कि अगर मैं यहां पे लिखूंगा प्रॉप्स तो क्या रिसीव होगा? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। अगर मैं लिखूंगा, यानी मुझे पूरा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, उसके अंदर से एक इंफॉर्मेशन चाहिए एबीसी, तो ये क्या कर रहा हूं, उसको डिस्ट्रक्चर करके रिसीव कर रहा हूं। और ये ऊपर वाली लाइन में लिखी हुई है कहानी, इसलिए कर सकता हूं। और अगर मुझे उस ऑब्जेक्ट की 2 चीजें चाहिए तो मैं ये भी कर सकता हूं, और अगर 3 चीजें चाहिए तो मैं ये भी कर सकता हूं। तो मैं एक ही लाइन में 2 काम कर रहा हूं, आर्ग्यूमेंट्स रिसीव भी कर रहा हूं और रिसीव करते साथ ही डिस्ट्रक्चर भी कर रहा हूं। आइए समझ बात। तो अब आप अगर जाएं तो यहां पे आगे क्या करें, टेस्ट कंपोनेंट के आगे लिख दें क्या? एबीसी। टेस्ट कंपोनेंट के आगे हाई आ रहा है नहीं आ रहा? उसके बाद फिर आप डैश दें, फिर आप दें नेम हाई डैश अली, आ रहा नहीं आ रहा? फिर आप दें n must be inside this because it's a dynamic value 90। तो ये हाई अली और 90 ये कहां से पास किया आपने? ऐप कंपोनेंट से। डिस्प्ले जाके कहां पे हो रहा है? टेस्ट कंपोनेंट में। तो आपने पेरेंट से डेटा को कहां पहुंचा दिया है? इसको क्या कहते हैं? स्टेट शेयरिंग, डेटा शेयरिंग अक्रॉस द कंपोनेंट्स। डेटा शेयरिंग स्टेट शेयरिंग एक ही होगा ना? समझ आ गई बात? तो जब भी आपको डेटा शेयर करना है तो डेटा शेयर करने का अभी तक एक ही तरीका पड़ा है, वो कौन सा है? वी हैव टू शेयर द डेटा थ्रू प्रॉप्स। और प्रॉप्स को जितनी मर्जी प्रॉप्स आप पास करें, रिएक्ट उन सारी प्रॉप्स को किस में बदल देता है? ऑब्जेक्ट में बदल देता है। तो हम जहां वो फंक्शन डिफाइन हो रहा होता है फंक्शनल कंपोनेंट, वहां पे वो ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं? 2 तरह से रिसीव कर सकते हैं, या तो वो एज इट इज पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिसीव कर लें और फिर नीचे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करा दें, प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट एबीसी और प्रॉप्स डॉट एन। दूसरा तरीका यह है कि जहां रिसीव कर रहे हैं वहीं पे उनको डिस्ट्रक्चर कर लें और फिर आगे जाके उनको बतौर वेरिएबल नेम इस्तेमाल कर लें। रिएक्ट में जितने मर्जी लेवल डीप आप इंफॉर्मेशन शेयर कर दें, कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये जो आज का कॉन्सेप्ट बताया ना कि हमारे पास रिएक्ट का जो एप्लीकेशन ट्री बनता है ना, वो ऐसे बनता है कि सबसे रूट में कौन सा कंपोनेंट होता है? ऐप का। कौन सा कंपोनेंट होता है? ऐप का। ऐप के अंदर इस केस में हमारे पास कितने कंपोनेंट्स रेंडर हो रहे हैं? 2, एक टेस्ट और एक टेस्ट 1। फ्यूचर में मुमकिन है कि टेस्ट के अंदर मजीद 3 कंपोनेंट्स रेंडर हो रहे हो, 4 रेंडर हो रहे हो, 6 रेंडर हो रहे हो। फ्यूचर में यह भी पॉसिबल है कि उसके अंदर भी फर्दर कंपोनेंट्स रेंडर हो रहे हो और होंगे, क्योंकि जब हमारी एप्लीकेशन का फ्यूचर में उसके अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स रेंडर हो रहे होंगे। फ्यूचर में इधर भी बहुत सारे कंपोनेंट रेंडर हो रहे होंगे, इधर भी बहुत सारे कंपोनेंट में भी रेंडर हो रहे हो, इधर भी कंपोनेंट रेंडर हो रहे हो, इधर भी कंपोनेंट रेंडर हो रहे हो। तो जो रिएक्ट का कंपोनेंट ट्री है वो इस तरह बिल्ट होता है, एक के अंदर दूसरा कंपोनेंट रेंडर हुआ, दूसरे के अंदर तीसरा रेंडर हुआ, तीसरे के अंदर चौथा रेंडर हुआ।
ये पूरा का पूरा ट्री जो है ये डॉम की तरह का पेरेंट चाइल्ड हायरार्की बनती है कंपोनेंट्स की। तो अगर आपके पास कोई डेटा है जो कि ऐप के कंपोनेंट में पड़ा हुआ है, अगर आपके पास कोई डेटा है जो कहां पड़ा हुआ है, ऐप के कंपोनेंट में पड़ा हुआ है, और आपने इस डेटा को यहां तक पहुंचाना है, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये डेटा उठा के अपने निचले कंपोनेंट में पास करना पड़ेगा, वो उठा के उससे निचले कंपोनेंट में देना पड़ेगा, वो उठा के इससे निचले कंपोनेंट में देना पड़ेगा, वो उठा के अगले कंपोनेंट में पास करना पड़ेगा, और वो उठा के अगले कंपोनेंट में पास करना। और ये जो डाटा अगले कंपोनेंट में पास करना है, ये वही है प्रॉप्स। कैसे करेंगे इसको? प्रॉप्स के जरिए। तो ये तो एक बहुत बड़ा हेडेक नहीं है कि मिसाल के तौर पे यहाँ 3 दर्जन से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, और आपको डेटा चाहिए पहले कंपोनेंट में और आखिरी कंपोनेंट में, और आप बीच में से पूरे दरख्त से गुजार के वहां तक पहुंच रहे हैं। बहुत सारे काम हो जाएंगे, लांजे खुल जाएंगे। तो बाय द वे इस काम को हम कहते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। क्या कहते हैं? कि हम प्रॉप्स को क्या कर रहे हैं, ड्रिल डाउन कर रहे हैं, पेरेंट से शुरू कर रहे हैं और ड्रिल डाउन करके वहां तक पहुंचा रहे हैं जहां तक हमें वो डेटा चाहिए। तो प्रॉप्स ड्रिलिंग एक प्रॉब्लम है। क्या है? एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व जब करेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि क्या इफेक्टिव तरीका है। लेकिन फिलहाल ये समझ लें कि प्रॉप्स क्या होता है। प्रॉप्स के थ्रू हम डेटा शेयर करते हैं अक्रॉस द डिफरेंट कंपोनेंट्स, और जब डेटा शेयर करते हैं तो जितने भी प्रॉप्स हम पास करते हैं वो पूरे का पूरा एक ऑब्जेक्ट बना देता है रिएक्ट उनको। और जहां हम रिसीव करते हैं वहां हम दो तरह से रिसीव कर सकते हैं, पूरे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी, और चाहे तो हम उसे रिसीव करके ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर भी वहीं पे कर लें और फिर हम उसे उस कंपोनेंट में यूज कर लें। लेकिन अगर वो उस कंपोनेंट में यूज नहीं होने, हमें आगे भेजना है, तो वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठा के अगले कंपोनेंट में भेज दें। मैं मिसाल देता हूँ कि मैं ऐप के अंदर मैंने क्या रेंडर किया, टेस्ट। क्या रेंडर किया? अब यहां टेस्ट में जाता हूं तो टेस्ट के अंदर मैंने क्या रेंडर कर दिया, टेस्ट 1। क्या रेंडर कर दिया? टेस्ट 1। अब आप ये देखेंगे शो तो ऐसे ही हो रहा है, लेकिन पेरेंट कंपोनेंट कौन है? ऐप। ऐप के अंदर क्या रेंडर हो रहा है? टेस्ट। और जब टेस्ट के अंदर जाए तो क्या रेंडर हो रहा है? तो अब मैं ये चाहता हूं कि मैंने ऐप से डेटा भेजा कितना, एबीसी, हाई, नेम्स और एन। ये कहां रिसीव हुआ? टेस्ट में। तो मुझे अल्टीमेटली ये कहां भेजना है? टेस्ट 1 में। तो यहां वो डेटा किस हालत में रिसीव हुआ? हम सपोज करते हैं कि ये प्रॉप्स की हालत में रिसीव हुआ, ठीक है। तो जब ये प्रॉप्स की हालत में रिसीव हुआ तो सपोज कि हमें डेटा इधर नहीं चाहिए बल्कि यहां से भी आगे भेजना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी नेम कुछ भी दे सकते हैं, डेटा जैसे पीछे से डाटा रिसीव किया है उसको उठा के आगे धकेल दें। उसके उठा के कहां धकेल दें? आगे धकेल दें। अब जहां टेस्ट 1 डिफाइन होगा उस टेस्ट 1 में आगे क्या करें? प्रॉप्स। समझ आई बात? तो यहाँ एक छोटा सा बारीक पॉइंट है, तो इसलिए मैं जरा इसको रिवर्ट कर देता हूँ। वो जब एक्सप्लेन करूंगा तब बताऊंगा। तो मैं अभी इसको इसी हालत में करता हूँ। एबीसी इक्वल्स टू कौन सा एबीसी? जो पीछे से रिसीव किया है, ठीक। नेम कौन सा नेम? जो पिछले कंपोनेंट से बतौर प्रॉप रिसीव किया है। एन कौन सा एन? जो पिछले कंपोनेंट से रिसीव किया है। तो ये तीनों चीजें आगे जाके रिसीव हो गई। मैंने यहाँ पे लिखा क्या? प्रॉप्स, या इवन इनको भी डिस्ट्रक्चर कर लें, क्या? नेम। ऑर्डर मैटर नहीं करता ना, आपको पता है ऑब्जेक्ट के केस में, अरे के केस में डिस्ट्रक्चरिंग ऑर्डर मैटर करता है। तो नेम, एबीसी और एन। और अब टेस्ट 1 कंपोनेंट में जाके इसे लिख दें, नेम, एबीसी और एन। समझ आ गई बात? तो ये हाय, अली और एन, ये टेस्ट कंपोनेंट में भी रिसीव हो रहा है, यानी मैं पेरेंट से भेज रहा हूँ, ये तीनों इन्फॉर्मेशन टेस्ट कंपोनेंट में जा रहा है, यहाँ ये रिसीव होकर डिस्प्ले भी हो रहा है, और साथ ही यही तीनों चीजें अगले कंपोनेंट में भी जा रही हैं। फिर अगले कंपोनेंट में मैंने इनको रिसीव किया और यहाँ पे डिस्प्ले कर लिया। दैट्स वाई पेरेंट से चला
टेस्ट कंपोनेंट में भी डिस्प्ले हुआ और आगे भी चला गया। और इसी तरह जितना भी बड़ा रिएक्ट का कंपोनेंट ट्री होगा, आपका डेटा जो है वो जाता जाएगा। और ये प्रॉप्स को पास करना डीप डाउन टू द मल्टीपल कंपोनेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉप्स ड्रिलिंग। क्या बोलते हैं? प्रॉप्स ड्रिलिंग। यहां तक बात समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो प्रॉप्स क्यों जरूरत पड़ती है? व्हेन वी वांट टू शेयर द डेटा। और जब हम डेटा शेयर करें तो हम मल्टीपल लेवल्स तक डेटा शेयर कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रॉप्स ड्रिलिंग। और दूसरी बात, प्रॉप्स किस हालत में आप जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज पास करेंगे, वो हमेशा प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर की फॉर्म में होगी। लेकिन जहां वो रिसीव होंगी प्रॉप्स, वो सारी की सारी किस हालत में मिलेंगे? हमें ऑब्जेक्ट की हालत में। अब आप चाहें तो उन्हें वहीं डिस्ट्रक्चर कर लें, चाहें तो आप उन्हें डॉट के साथ एक्सेस करके डिस्प्ले करवा दें। आज तो टाइम नहीं बचा, लेकिन जो आपने टास्क मुकम्मल किया है ना, इस टास्क को कल मैं डिफरेंट कंपोनेंट्स में स्प्लिट करूंगा। फिर आपको पर्पस समझ आएगा कि प्रॉप्स का पर्पस असल में क्या है। अभी तो पर्पस एक तो आपको पता लगे ना शॉर्ट में, उसकी ब्यूटी और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और कोड मैनेजेबिलिटी और कोड को स्प्लिट करके छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड करने की असल खूबसूरती आपको उससे पता चलेगी। तो कल मैं आपको जो टास्क बना है उसको स्प्लिट करके दो कंपोनेंट में, फॉर्म अलग कंपोनेंट में रखूंगा और जो उसकी लिस्ट है वो अलग कंपोनेंट में रखूंगा। फिर मैं दोनों में डाटा शेयर करके दिखाऊंगा रियल टाइम में। लेकिन उसके लिए ये कॉन्सेप्ट जरूरी है आपके लिए। अब आ जाते हैं आखिरी बात पे कि आपने इसको गिटहब पे कैसे डालना है। कल से जो काम करेंगे वो आपने कहाँ डालना है? आप सबके गिटहब के अकाउंट्स भी बने हुए हैं और आपके लोकल सिस्टम में गिट इंस्टॉल भी है, ऐसे ही है। तो आपने करना क्या है? सिंपली बेटा, जब आप अपने प्रोजेक्ट के लेफ्ट साइड पे जाते हैं ना, तो ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर और तीसरे नंबर पे यूजुअली एक ऑप्शन होता है सोर्स कंट्रोल का। ये जरूरी नहीं है तीसरे नंबर पे हो, ये किसी भी नंबर पे हो सकता है। ये आपको तमाम की तमाम फाइल्स को ट्रैक करके यहाँ शो करता है, ठीक है? ये क्यों करता है? क्योंकि जब हम रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट रिएक्ट की एप्लीकेशन में, यानी वीट के प्रोजेक्ट्स के फोल्डिंग में एक फोल्डर होता है डॉट गिट के नाम से। किस नाम से फोल्डर होता है? तो गिट का असल पर्पस होता है कि आपकी फाइल ट्रैकिंग करना। क्या करना? पता है ना फाइल ट्रैकिंग क्या होता है? किसने क्या चेंज कब कहाँ की है। तो दूसरा है वो जाहिर है कोड शेयरिंग, कोड कोलैबोरेशन और बहुत सारे मकासद हैं इसके। तो अगर मैं ये गिट डिलीट कर दूं, यानी ये भी मैं डिलीट करूंगा तो मुझे एरर देगा कि आपका ये फाइल कहीं ओपन है पहले। और लकीली नहीं दिया इसने एरर। तो मैंने ये गिट फोल्डर डिलीट कर दिया। नॉर्मली आप अगर देखेंगे तो हो सकता है आपको ये फोल्डर दिखे ना, तो गिट फोल्डर हिडन फोल्डर होता है। तो अगर आपको डॉट गिट का फोल्डर ना दिखे, डॉट गिट का फोल्डर ना दिखे, तो आप सिंपली यहाँ व्यू में जाएं, ऑप्शंस में जाएं और यहाँ जाके व्यू में जाके ये देखें शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड ड्राइव्स। तो अगर आपको गिट का फोल्डर ना दिखे तो दो में से एक सूरत हो सकती है, या तो आपके पास गिट इंस्टॉल ही नहीं है, या आपका जो फोल्डर है वो गिट का फोल्डर नहीं है। गिट का फोल्डर नहीं है का क्या मतलब? अभी दिखाता हूं। मैंने गिट का फोल्डर डिलीट कर दिया, मैं वापस यहाँ पे आया। अच्छा, ये मैं एक दफा बंद करके दोबारा इसे रीओपन करूंगा, ठीक है? इसको मैंने दोबारा रीओपन किया, तो अगर ये फोल्डर गिट का फोल्डर नहीं होगा तो यहां आपको ये दिखाएगा कि एक इनिट का बड़ा सा बटन दिखाएगा, देख रहे हैं? इनिट इनिशियलाइज रिपोजिटरी। वो कह रहा है जी कि आपका जो करंट फोल्डर है कौन सा, जिसमें मेरा प्रोजेक्ट है, ये वाला, ये नॉर्मल विंडो का फोल्डर है, गिट रिपोजिटरी नहीं है। गिट का फोल्डर, तो मैं चाहता हूं, क्योंकि मुझे गिट के साथ काम करना, तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो रूट फोल्डर है ये क्या बन जाए? गिट का फोल्डर बन जाए। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसे कहूंगा भाई बना दो, नहीं है तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा इनिशियलाइज दिस फोल्डर एज अ गिट फोल्डर। जो ही मैं इनिशियलाइज करूंगा तो सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पे वो डॉट गिट का फोल्डर आ जाएगा। अब ये गिट का फोल्डर आपकी सारी हिस्ट्री को ट्रैक करता है। अच्छा, जो ही यहाँ गिट का फोल्डर बना तो आप में यहाँ ये जितनी भी फाइलें जिनमें कोई चेंज, यानी जितनी भी फाइलें आपकी इधर है ना, उसने उनके आगे लिख दिया यू यू यू। यू का मतलब होता है अनट्रैक्ड। ये तमाम की तमाम फाइलें क्या हैं? अनट्रैक्ड हैं। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आपको वैसे तो कमांड्स अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कमांड्स नहीं याद तो फिर आप क्या करें? गिट की ना मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। बाय डिफॉल्ट गिट की जो पहली स्टेज होती है वो अनट्रैक्ड होती है। क्या बताती जाती है? अनट्रैक्ड का मतलब है कि आपकी कोई फाइल अभी ट्रैकिंग में नहीं है, आपकी कोई फाइल ट्रैक नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ देता हूँ, मैं टेस्ट वन में आता हूँ और मैं यहाँ कुछ चेंज कर देता हूँ, दिस, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा।
इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जितनी भी फाइलें हैं सारी की सारी यू पे खड़ी हैं, तो यू का मतलब अनट्रैक्ड। अनट्रैक्ड का मतलब मैं किसी फाइल में चेंज करूं, किसी को डिलीट करूं, उसको कोई परवाह नहीं। गिट की दूसरी स्टेज है, दूसरा फेज है कि मैं ये जो नजर आ रहा है प्लस का बटन, इस पे क्लिक करूं तो लिखा हुआ है स्टेज ऑल चेंजेस। क्या लिखा हुआ है? अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये तमाम की तमाम फाइलें गिट की दूसरी स्टेज पे मूव कर जाएंगी। गिट की पहली स्टेज कौन सी है? अनट्रैक्ड। दूसरी स्टेज कौन सी है? स्टेजिंग। उसका नाम ही क्या है? तो जब मैंने प्लस पे क्लिक किया तो इसका मतलब है मेरी तमाम की तमाम फाइलें कहां मूव हो गई? स्टेजिंग पे मूव हो गई। कहां मूव हो गई? अब जब मेरी फाइलें स्टेजिंग पे हैं, अब मैं कोई चेंज करूंगा, मिसाल के तौर पे ये एच हटा देता हूं, तो जो ही मैंने कोई चेंज करके सेव किया इसको, कैन यू सी दिस? इसने डिटेक्ट कर लिया कि यार ये जो फाइल है ना, ये क्या हुई हुई है? मॉडिफाई हुई हुई है। कौन सी क्या हुई हुई है? तो गिट स्टेजेस की तीसरी स्टेज कौन सी है? मॉडिफाई स्टेज। मॉडिफाई, इस फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो ये आपको बताएगा कि इस फाइल में पहले क्या था। यानी अगर आप यहां पे जाएं इधर और जो फाइल मॉडिफाई हुई है उस पर क्लिक करें, तो वो आपको बताएगा रेड कलर का मतलब पहले ये था, ग्रीन का मतलब अब क्या आ गया? ये आ गया। माइनस का मतलब ये चीज डिलीट हुई है, प्लस का मतलब ये चीज। तो एक एक चीज का ट्रैक होता है यहाँ पे कि क्या चीज ऐड हुई है, क्या चीज सब्ट्रैक्ट हुई है। ठीक है। अब जब ये कोई चीज मॉडिफाई होती है तो हम दोबारा, बाकी कोई भी मॉडिफाई नहीं है तो बाकी ऑलरेडी सारी चीजें कहां पे है? स्टेज पे है। ये लिखा है स्टेज चेंजेस। सिर्फ एक चेंज आई है तो मैं इसको भी प्लस करके क्या कर दूंगा? स्टेजिंग पे डाल दूंगा। अब कह रहा है चेंजेस जीरो, यानी कोई चेंज स्टेजिंग पे नहीं है। जितनी चेंजेस थी वो सॉरी, कोई चेंज भी अनस्टेज्ड नहीं है। कोई चीज चेंज भी, जितनी चेंजेस है सारी की सारी कहां जा चुकी हैं? स्टेज पे जा चुकी हैं। अब आपने इनको सबमिट करना है, यानी फाइनली मैंने सारा प्रोजेक्ट अपना कर लिया और ये मेरी चेंजेस फाइनल है, मैं इनको क्या कर दूं? तो आप यहां पे कोई मैसेज लिखेंगे, मतलब फाइनलाइज्ड चेंजेस। ये मैसेज रिकॉर्ड के लिए होता है कि फ्यूचर में कभी आपको देखना हो कि मैंने फलां दिन फलां चेंज में क्या क्या तब्दीलियां की थी, तो ये मैसेज दे के आप किस पे क्लिक कर दें? कमिट पे क्लिक कर दें। जो ही आप कमिट पे क्लिक करेंगे ना तो ये पूरा का पूरा जो पैनल है ये खाली हो जाएगा। तो जब ये पैनल खाली हो तो उसका मतलब हमारे हमारा जो वर्किंग ट्री है वो क्या है? क्लीन है। हमारा वर्किंग ट्री क्या है? अब ये कह रहे हैं जी कि आप जो चेंजेस भी किए हैं वो सारी की सारी आपके लोकल सिस्टम पे सबमिट हुई हैं। अब आप इन चेंजेस को क्या कर दें? पब्लिश कर दें। पब्लिश कहां पे करेंगे? गिटहब पे। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो अगर आपका गिटहब पहले से कॉन्फ़िगर्ड है जो आपने कहा है, तो आपसे पूछेगा कि ये जो चेंजेस हैं ये आपने प्राइवेट रेपो में करनी है या पब्लिक रेपो में करनी है। तो मैं यहाँ कहता हूँ जी मुझे पब्लिक रेपो में करनी है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और इट विल टेक कपल ऑफ मिनट्स। अच्छा, वो मुझे क्या कह रहा है? एक एरर दे रहा है, गिटहब रिपोजिटरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैंने कहा जी कि आप SDR यासिर स्लैश टू डू ऐप में से पुश करो। वो कह रहा है यार इस नाम की तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो आप इधर पुश नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके 1 1 कर देता हूँ, या इनफैक्ट क्या कर देता हूँ, B14 यानी बैच 14, और फिर क्या करता हूँ, पब्लिक रिपोजिटरी में से पुश करता हूँ। जो ही मैंने किया, इट विल टेक लिटिल टाइम, और ये देखें ये बटन भी डिम हो जाएगा और ये क्या कह रहा है, सक्सेसफुली पब्लिश्ड टू द SDR यासिर स्लैश टू डू ऐप B14 रिपोजिटरी। ये पब्लिश हो चुकी है और यहाँ से सब कुछ खाली हो चुका है, बटन भी डिसेबल हो चुका है। अब अगर आप वापस आए यहाँ पे और जाके गिटहब को देखें, अभी मुझे लॉगिन होना पड़ेगा, आई डोंट वांट टू लॉग इन। तो उसका असल हल क्या है कि आप ये क्या करें, स्लैश टू डू ऐप B14, इसी नाम से बनाई थी ना आपने। वो कह रहा है जी कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। सॉरी, यस यस, थैंक यू फॉर करेक्शन। SDR YSIR, क्योंकि जाहिर है आपने किसी यूजर को एक्सेस करना है। तो ये देखें 2 मिनट पहले इस बंदे ने किया है और ये टू डू ऐप बैच 14। अब आप आउटपुट नहीं देख सकते ना यहाँ पे, क्यों? वो जो जैसे फ्रंट एंड डिप्लॉय करते हैं ना रिएक्ट में, छोटा सा एक और तरीका है उसको डिप्लॉय करने का, अलग से तरीका है। अभी डिप्लॉय नहीं कर रहे हम, अभी सिर्फ हम कोड यहाँ एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है। अब आप दोबारा यहाँ पे आए, दोबारा आपने किसी फाइल में चेंज की, मिसाल के तौर पे ये चेंज की, तो दोबारा देखिएगा यहाँ वो चेंज पकड़ लेगा। वो कहेगा जी आपने इधर चेंज किया।
वो क्या है, मॉडिफाइड स्टेट है। तो प्लस का साइन आ रहा हो तो इसका मतलब अभी ये चेंज स्टेज, आपने इसे क्लिक किया वो स्टेज पे चली गई। आपने काम खत्म किया तो उसने कहा जी कि मेड अ चेंज, कोई मैसेज दिया, कमिट पे क्लिक, कमिट हो गया। और इसको क्या करते हैं, सिंक कर दें। पहली दफा इसने सिंक नहीं दिया था, पहली दफा इसने क्या दिया था, पब्लिश, क्योंकि आपने गेटअप पे पब्लिश नहीं किया था। पहली दफा जब पब्लिश हो जाए दोबारा चेंज करके करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या देगा, सिंक। सिंक किया मैंने, ठीक, डन, वो चेंज वहां चली गई। जो गिट की स्टेजेस है ना बेटा, वो याद रखनी है। जब हम गिट इनिट करते हैं तो पहली स्टेज कौन सी आ जाती है, जब गिट इनिट करते हैं, इससे भी पीछे आ जाएं, ये है आपका नॉर्मल फोल्डर। ये क्या है, वर्किंग, वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब वो फोल्डर जिसमें आप काम करते हैं, नॉर्मल फोल्डर। यहां से आपने क्या कमांड दी कि वो अनट्रैक्ड स्टेज पे आ गया। जो कमांड यूज होती है वो होती है गेट इनिट। मैंने तो खैर कमांड नहीं यूज की ना, ग्राफिकली यूज किया, लेकिन आप ये कमांड के साथ भी कर सकते हैं। क्या कमांड देते हैं, गेट इनिट। क्या कमांड देते हैं, गेट इनिट देते हैं, तो वो किस स्टेज पे चला जाता है, अनट्रैक्ड स्टेज पे। अनट्रैक्ड स्टेज पे जब आप एक और कमांड पुश करते हैं या देते हैं तो ये किस पे चला जाता है, स्टेजिंग एरिया। और स्टेजिंग एरिया पे किस कमांड से जाता है, प्लस तो वहां बटन बना होता है ना, अगर आप कमांड से करें तो ये होता है गिट ऐड। अभी मैं कमांड से करके दिखाता हूं। गिट ऐड से अनट्रैक्ड सिरे से काम हो जाता है स्टेजिंग एरिया। क्योंकि ये गिट ऐड है तो इसलिए वो आगे ए लिखा आता है। अब यहां से दो रास्ते निकलेंगे। अगर तो आपकी ये चेंजेस फाइनल है तो फिर आप क्या करेंगे, यहां पे चेंजेस फाइनल का मतलब आप अपना काम खत्म कर चुके हैं, तो आप कमांड देंगे यहां पे गिट कमिट -m और कोई भी मैसेज, ठीक। और अगर आपकी चेंजेस अभी फाइनल नहीं है, आपने मजीद उसमें कुछ करना है, कुछ चेंज करनी है, तो जो ही आप चेंज करेंगे स्टेजिंग एरिया से, तो वो चीज ऑटोमेटिकली कहां मूव हो जाएगी, अनस्टेज नहीं, वो चीज ऑटोमेटिकली एक और स्टेज पे मूव हो जाएगी जिसे हम कहते हैं मॉडिफाइड स्टेट। क्या कहते हैं इसे, और वो कैसे होगी, ऑटोमेटिकली जब आप कुछ चेंज करेंगे, इसके लिए कोई कमांड नहीं देनी पड़ेगी। तो वेन एवर एनी चेंज हैपन्स, वो स्टेजिंग एरिया से कहां जाएगी, मॉडिफाइड स्टेट। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, और मॉडिफाइड स्टेट के बाद दोबारा आपको फिर कहां लाना पड़ता है उसे, स्टेजिंग एरिया पे। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, दोबारा से गिट ऐड, गिट ऐड दोबारा से कहां ले जाते हैं, यहाँ। फिर कोई चेंज की, फिर कहां आ गया दोबारा, मॉडिफाइड स्टेट में। दोबारा यहां लाने के क्या करेंगे, गिट ऐड। जब सारी चेंजेस फाइनल हो गई हैं तो फिर ये काम करेंगे, गेट कमिट, ये यहां हो जाएगी सबमिट। तो ये लोकल गिट की डिफरेंट स्टेजेस हैं। पहली स्टेज क्या है, नॉर्मल आपका गिट का फोल्डर नहीं है, वो गिट इनिट किया आपने तो गिट का फोल्डर बन गया, सारी चीजें कहां आ गई, सारी फाइल्स अनट्रैक्ड स्टेज में आ गई। फिर आपने गिट ऐड किया, सारी चीजें कहां चली गई, स्टेजिंग एरिया में चली गई। फिर आपने किसी भी फाइल में कोई चेंज की स्टेजिंग एरिया से, वो कहां चली गई, मॉडिफाइड एरिया में। मॉडिफाइड से दोबारा स्टेजिंग में लाने के लिए आपको दोबारा क्या करना पड़ा, गेट ऐड। ये बात क्लियर है आपको, सबको क्लियर है। तो अब जरा देखिएगा, मैं कोई चीज चेंज करता हूँ, बल्कि मैं दोबारा से एक काम करके दिखाता हूँ आपको, दिस टाइम कमांड्स के थ्रू करके दिखाता हूँ। एक दफा दोबारा इस फोल्डर, क्योंकि मैंने गेट का फोल्डर डिलीट किया है, अब दोबारा इसे ओपन करूंगा। मेरी अब ये फोल्डर गेट का फोल्डर नहीं है। तो पहली कमांड मैंने क्या बताई थी, गेट का फोल्डर नहीं है, तो आप चाहे इस बड़े बटन पे क्लिक करें, तो चाहे तो आप क्या करें, गेट इनिट, वही काम हुआ। अब आपने इन सारी चीजों को स्टेजिंग एरिया पे डालना है, तो क्या करेंगे, गेट ऐड डॉट, डॉट का मतलब ऑल, करंट फोल्डर में सब कुछ।
सारे ऐड हो गए। अब आपने क्या करना है, गिट, अब ये किस किस पे स्टेजिंग स्टेजिंग एरिया पे है ना। अब आपको चेंज करें, जो ही चेंज किया तो किस पे आ गया, मॉडिफाइड स्टेज पे। तो मॉडिफाइड से दोबारा कहां लेके जाना पड़ेगा, गिट ऐड, दोबारा ये हो जाएगा। जब सारी चेंजेस फिनिश हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, गिट कमिट -m, वो जो मैसेज यहां लिखते थे आप, कमांड के जरिए लिखना है तो -m करके, और अब इसे पब्लिश करना है तो क्या करेंगे, गिट पुश। वो कह रहा है पहले ये तो बताओ पुश किधर करना है भाई, इधर तो उसने हमने पूछ लिया था ना, लोकल में करना है प्राइवेट में करना है। ठीक, तो इधर हमसे वो पूछेगा तो ये तो यूआरएल जाहिर है हमें खुद ऐड करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा लंबा काम है, गिट में जाके यूआरएल कॉपी करें, तो ये यहां तक पहुंच के खुद यहीं से पब्लिश कर दिया करें। ठीक है, दोबारा मैं पब्लिश नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी पब्लिश्ड है। कल से सारा काम गिट पे चेक होगा। कोई सवाल है तो पूछ लें।